ओके गाइस, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट क्लास किया था हमने। हमने एक अकाउंट खोला था जिसका नाम था रियलाइजेशंस। कुछ स्टेप्स हमने पढ़े थे। पहला स्टेप जो हमने ये पढ़ा था कि अगर आप कोई भी बुक्स में एसेट्स है, कोई भी बुक्स में लायबिलिटी है, उन सबको हमें राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ ऑल योर एसेट्स एंड राइट ऑफ ऑल योर लायबिलिटी। जब एसेट्स को भूल जाना है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू एसेट्स, क्योंकि हमारे लिए अब कोई एसेट्स रहा ही नहीं है, तो रियलाइजेशंस टू व्हाट, एसेट्स। और जो दूसरा एंट्री होगी वो होगी लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। तो हमें जो फायदा होता है दैट विल बी लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, और जो हमें नुकसान है दैट इज रियलाइजेशन टू एसेट। दिस वॉज आर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या था याद है? टू पे ऑफ ऑल योर पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर से लोन लिया है तो पे कर दो, पार्टनर को लोन दिया है तो मंगा लो। पार्टनर को लोन पे करना है तो पार्टनर्स लोन टू बैंक, और मंगाना है तो बैंक टू पार्टनर्स लोन। ऑब्वियसली गाइस, तुम यहाँ पे अगर कोई कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो वो पैसा आप सेट ऑफ कर सकते हो। इज दैट क्लियर गाइस? क्या ये चीज समझ आ गया? ओके। तीसरा, दैट इज स्टेप नंबर 3। ये स्टेप में सिर्फ 3 ही लेजर खुलेंगे। याद है वो 3 लेजर्स कौन से खुलते थे? पार्टनर्स, कैपिटल, बैंक और रियलाइजेशन। बस, इससे ज्यादा कोई नहीं खुलेगा। और इस स्टेप पे तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? अब जो मिला फायदा, जो दिया नुकसान। जो मिला वो फायदा और जो दिया वो नुकसान। यही है हमारा स्टेप नंबर 3। इज दैट क्लियर? समझ आ गया ना? स्टेप नंबर 4 कि जो रियलाइजेशन का लॉस है वो हम किसको बांटेंगे बताइए? ये आज हम सीखने वाले हैं कि जो रियलाइजेशन का लॉस हो या रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो वो हम किसको बांटेंगे बताइए? पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर्स कैपिटल का जो भी पैसा है वो हम लास्ट में पे कर देंगे, तो कौन से अकाउंट में चला जाएगा बताइए? बैंक। ये स्टेप्स होने के बाद हमारा पूरा रियलाइजेशन खत्म हो जाता है। अब जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं हम कौन से स्टेप से कर रहे हैं बताइए? स्टेप नंबर 3, जहां क्लियर माइंडसेट क्या होना चाहिए हमें? जो मिला वो फायदा एंड जो दिया वो नुकसान। ना हमारे पास कोई एसेट है ना ही हमारे पास कोई लायबिलिटी है। याद है हमने इसमें एक चीज की थी कि अगर कोई एसेट का सेट ऑफ लायबिलिटी के सामने होता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। इज दैट क्लियर गाइस? चलो, अब जो आज हम करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखो, क्रेडिटर्स ऑफ 85,000 एक्सेप्टेड 40,000 एज कैश एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच? 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। मेरी बात सुनो, ना मेरे बुक्स में कोई एसेट है और ना ही मेरे बुक्स में कोई लायबिलिटी है। सिंपल। मेरे बुक्स में मुझे कैश कितना पे करना पड़ा बताइए? 40,000। तो उसकी एंट्री होगी क्योंकि मुझे ये नुकसान हुआ है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना? 40,000 टू कैश अकाउंट कितना अमाउंट बताइए? 40,000। सिंपल। सर बाकी का क्या? सर इन्वेस्टमेंट ले गया। अरे मेरे पास इन्वेस्टमेंट था क्या? मेरे इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कितना है? 0। तो कोई भी एसेट का सेट ऑफ लायबिलिटी के सामने होती है उसकी कोई एंट्री नहीं है। इज दैट क्लियर गाइस? सेकेंड, क्रेडिटर्स कितने थे बताइए? दे एक्सेप्टेड व्हाट? वैल्यूड एट हाउ मच? इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्या इसकी कोई एंट्री होगी? क्यों? क्योंकि कोई भी एसेट का सेट ऑफ अगर लायबिलिटी के सामने या कोई भी लायबिलिटी का सेट ऑफ एसेट्स के सामने होता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं है। तीसरा, क्रेडिटर्स कितना था बताइए? दे एक्सेप्टेड अ बिल्डिंग वैल्यू हाउ मच? 1,20,000 एंड पेड कैश टू द फर्म हाउ मच? 30,000। सर देखो, 90 के सामने बिल्डिंग ले गया कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसने उल्टा हमें क्या दे दिया? कैश। तो फायदा हुआ या नुकसान? फायदा। तो तीसरी एंट्री होगी कैश टू रियलाइजेशन कितना? 30,000। इजी? क्या स्टेप 3 का माइंडसेट क्लियर हो गया? ओके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है? चारू, ध्वनि एंड इग्नोर आर पार्टनर्स इन अ फर्म. They had entered into a partnership firm last year through a verbal agreement. They contributed a capital, and to meet other financial requirement, few partners are also provided loan to the firm. जो भी है, within a year the conflict arise, लड़ाई हुई,
कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए एंड दे डिसॉल्व द फर्म। कुछ कहानी का कोई मतलब नहीं है, फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। द फर्म हैड अपॉइंटेड मिस्टर काव्य who is a financial advisor and legal consultant to carry on the process. In the firm's instance, Mr. Kavya had transferred the various assets and external liabilities to which account? सर ये कौन सा स्टेप की बात कर रहा है? स्टेप नंबर 1. Is that clear? Due to her busy schedule, Ms. Kavya had delegated the assignment to you, being an intern in her firm. On that date dissolution, you have observed the following transactions. स्टेप नंबर 1 खत्म हो चुका है. स्टेप नंबर 2 हो सकता है कोई लोन का हो ना. स्टेप नंबर 3, Dhwani's loan of 50,000 to the firm was settled by paying how much? 42,000. अब मुझे एक बात बताओ, ध्वनि का लोन कितना था? 50. उसने कितना दिया खाली? तो 8,000 उसने. तो वो अपनी लॉस कौन बेयर करेगा? पर फर्म को ही बेयर करना पड़ेगा ना. तो एंट्री क्या हो जाएगी गाइस, बताइए फर्स्ट की. ध्वनि लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म वॉज सेटल्ड बाय पेइंग, सॉरी, अच्छा, ध्वनिस लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म. हाँ, तो उसने फर्म को लोन दिया है तो फायदा हो गया. तो गाइस बताइए पे कितना किया खाली हमने? पे कितना किया बताइए? 42,000. तो वो मैंने क्रेडिट पे लिख दिया 42,000. बट सेटल लिखा है. अगर वर्ड सेटल नहीं लिखा होता तो मैं ये एंट्री पास नहीं करता. मैं खाली क्या एंट्री पास करता? ध्वनिस लोन टू बैंक. पर फुल सेटलमेंट हो चुका है तो ध्वनिल के लोन को मैं कितने से डेबिट करूंगा बताइए? कितने से? 50,000, क्योंकि उसका पूरा लोन सेटल हो चुका है. और 8,000 जो हमने पे नहीं किया वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बताइए? रियलाइजेशन, क्योंकि उतना हमें क्या हो गया है बताइए? फायदा. सर इस एंट्री में कोई डाउट? सबको क्लियर? सेकेंड एंट्री, Pavni's loan of 40,000 was settled by giving an unrecorded asset of 45,000. चलिए तुम बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? कहने का मतलब क्या है? सर आपने तो कहा था एसेट का सेट ऑफ लायबिलिटी के सामने हो तो कोई एंट्री, पर वो कौन से स्टेप पे है? सर ये स्टेप नंबर 2 पे है. कोई लोन का सेटलमेंट होता है, दैट इज स्टेप नंबर 2. और वहां पे ऐसा कुछ कहा है क्या मैंने? 100% सेटल के लिए एंट्री तो होगी ना, क्योंकि लोन का पैसा तो राइट ऑफ अभी तक हुआ ही. तो गाइस बताओ पवन का लोन कितना था बताइए? 40,000. तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? पवन्स लोन कितना अमाउंट? 40,000. अब सवाल है उसके लिए क्या कैश दिया? कोई पार्टनर्स लेके गया? नहीं. तो तीसरा एक ही लेजर बचा हुआ, लेजर का नाम क्या है? रियलाइजेशन. क्योंकि ना ही आपकी बुक्स में कोई एसेट्स बचा है ना ही बुक्स में कोई लायबिलिटी बची है. गाइस समझ आया? तो इसकी एंट्री क्या होगी? पवन्स लोन टू रियलाइजेशन कितना? 40,000. सर क्यों नहीं आया एसेट लायबिलिटी सेट ऑफ? ध्यान से सुनो सर, क्या ये लोन अकाउंट स्टेप नंबर 1 में हुआ था? नहीं हुआ था ना. पवन्स लोन स्टेप नंबर 1 में नहीं हुआ था, तो ऑटोमेटिकली उसका बैलेंस तो अभी भी बुक्स में दिख रहा है और मुझे राइट ऑफ करने के लिए एंट्री तो 100% पास करनी है. पर क्या उसके लिए कैश दिया? नहीं. उसके लिए कोई पार्टनर्स ले गया? नहीं. तो बाकी जो भी मिला वो फायदा ही हुआ ना. उसका क्या कोई एसेट्स जिसकी वैल्यू हमारे जीरो थी वो ये ले गया तो पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? फायदा. समझ आया? राइट. अमाउंट कितना सेटल हो जाएगा? 40 और 40. इज दैट क्लियर? अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं. तो नो एंट्री, क्योंकि ना स्टेप वो स्टेप नंबर 3 हो गया, ये हो गया स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर भाई 1 से शुरू हो गया था रियलाइजेशन अकाउंट. क्या कर रहा है? मैंने कब कहा स्टेप नंबर 2 में रियलाइजेशन नहीं आएगा? मैंने ये कहा स्टेप नंबर 2 में कि जो भी पैसा पार्टनर का लोन का है वो हमें खत्म करना है. या तो टू बैंक होगा या बैंक अकाउंट डेबिट होगा. बट यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं हुआ तो फायदा हो गया ना, पूरा रियलाइजेशन में जाएगा. समझ आया? लोन टू चारू 60,000 was settled by paying Charu's brother's loan of the same amount. क्या लिखा? लोन टू चारू ऑफ 60,000 was settled. कैसे सेटल्ड हुआ? By paying to Charu's brother's loan of the same amount. चलिए इसकी एंट्री क्या होगी लिखिए अपने हिसाब से. थर्ड एंट्री में क्योंकि लोन चारू को दिया है तो वो हमारे एक एसेट है और अब वो हमने सेटल कर लिया है, मतलब हमें पैसा आना था. तो लोन टू चारू तो क्या हो जाएगा बताइए? क्रेडिट. इज दैट क्लियर? कितना? 60,000.
इज दैट क्लियर? वो पैसा हमें आना था, बट क्या पैसा आया? नहीं। उसने क्या बोला कि जो आप पे करने वाले हो, किसको? चारू के ब्रदर लोन, उसके सामने ये क्या हो जाएगा? सेटल्ड। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली मेरा क्या हुआ, फायदा या नुकसान? नुकसान, क्योंकि मेरे बुक्स में चारू का ब्रदर लोन है ही नहीं अभी, क्योंकि उसका अमाउंट क्या है बताइए? 0। तो ऑटोमेटिकली मैं डेबिट खाली किसको कर पाऊंगा? रियलाइजेशन। कितना अमाउंट से बताइए? 60,000। सर ये समझ आया? हाँ। मैंने ये कहा कि देख, लोन टू चारू 60,000 है, ये मेरे बुक्स में क्या दिख रहा है? एसेट दिख रहा है। इतना तो फॉर श्योर है कि एसेट्स आपका खत्म हो गया, तो लोन टू चारू किधर हो जाएगा बताइए? क्रेडिट। ये तो क्लियर हुआ। अब मैं डेबिट में क्या करूं? उसने क्या कहा कि जो चारू का ब्रदर्स का लोन है वो उसके सामने सेट ऑफ हो गया। क्या मेरे बुक्स में चारूस ब्रदर लोन है? है ही नहीं, क्योंकि स्टेप नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है। तो फिर उतना पैसा मैं तो चारू ब्रदर को देने ही नहीं वाला था, अब देना पड़ रहा है, तो उतना मेरा क्या हो गया बताइए? क्योंकि स्टेप नंबर 3 में 3 ही एंट्री आ सकती है, या तो बैंक, या तो पार्टनर्स कैपिटल, या तो रियलाइजेशन। सो स्टेप नंबर 2 से आफ्टर लोन। अरे समझ आया? क्योंकि चार्जेस बदल लोन तो मेरे बुक्स में है ही नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 हो चुका है। तो डेबिट में क्या आ जाएगा बताइए? रियलाइजेशन। इज दैट क्लियर? फोर्थ, इग्नोर लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म। मतलब फर्म को फर्म ने लोन लिया है। शी टुक ओवर मशीनरी ऑफ 60,000 एज अ पार्ट पेमेंट। एज अ पार्ट पेमेंट। चलिए इसकी एंट्री कहीं समझ आया कैसे अप्रोच करना है? स्टेप नंबर 2 के बाद मुझे इतना तो पता है कि ये लोन का लेजर तो 100% किधर आने वाला था? डेबिट। क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी थी तो क्रेडिट थी, उसको सेट ऑफ करना है। तो मैं ऑब्वियसली जब फोर्थ एंट्री लिखूंगा तो मैं ये तो श्योर हूं कि इग्नोर लोन अकाउंट में मैं डेबिट कितना करूंगा? 60 भी नहीं करूंगा। कितना करूंगा? क्योंकि मुझे स्टेप नंबर 2 क्लियर कहता है आपको पूरा लोन खत्म करना पड़ेगा, तभी आप स्टेप नंबर 3 में जा सकते हो। तो इतना तो श्योर है। अब उसमें से वो मशीनरी कितना ले गया? मैं मशीनरी लिख नहीं सकता हूं, क्योंकि मशीनरी ऑलरेडी मैंने कौन से लेजर में भेजा हुआ है? रियलाइजेशन। तो अब मैं कौन से अकाउंट लिखूंगा? खाली टू रियलाइजेशन। कितना? 60,000। सर समझ आया? ये क्लियर है? सर यहाँ पे क्यों ये एंट्री लिख रहे हो? नो एंट्री लिख देना एसेट और लायबिलिटी का। सर वो कौन से में? स्टेप नंबर 3। दिस इज स्टेप नंबर 2। और बाकी का पे हमने कैसे किया होगा बताइए? भाई स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? यस, इसलिए स्टेप नंबर 2 क्लियर बोलता है कि आपको लोन का पैसा पूरा सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो बचा हुआ कहां से दिया जाएगा? आपने बैंक। सर समझ आया? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो, अ मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। Pass an entry for the following time at the time of dissolution of the firm of X and Y after the various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to which account guys? Realization account। मतलब स्टेप नंबर 1 हो चुका है। इज दैट क्लियर? चलिए सेल ऑफ एन एसेट। हाँ, कहाँ लिखा है रीइंबर्समेंट? सेल ऑफ एन एसेट इज हाउ मच? 50,000। इसकी एंट्री लिख दो। क्या पास क्या करनी है हमें? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सेल ऑफ एन एसेट। चलो तो पहली एंट्री क्या होगी? सेल ऑफ एन एसेट 50,000। बोलो। बैंक टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट? 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। अगला पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज हाउ मच? एंट्री बोलो। रियलाइजेशन टू बैंक। कितना अमाउंट? तीसरा अ कमीशन ऑफ हाउ मच अलाउड टू एक्स अ पार्टनर ऑन सेल ऑफ एन एसेट। ठीक है, 5%। मतलब इसका कितना हुआ? 2500 हुआ ना?
पे किया या पे करना बाकी है? कमी अलाउड कहाँ लिखा है, पे कर दिया तो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना होगा? 50,000 का 5 2500 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 2,500. Fourth, realization expense were how much? For 15,000. The firm had agreed with Amrit to reimburse him how much? 10,000. भाई रियलाइजेशन का कितना खर्चा हुआ? अच्छा, रीइंबर्समेंट नहीं पता चलता, ध्यान से सुनो। रीइंबर्समेंट मतलब क्या? सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक टूर्नामेंट कंडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लेट्स से नक्षत्र को बोल दिया देखो जो खर्चा करना है तू कर ले, बाद में मैं उसका क्या कर दूंगा? रीइंबर्स। रीइंबर्स मतलब जो खर्चा किया उसका पैसा मैं तुझे वापस दे दूंगा। इज दैट क्लियर हुआ? ऐसे कुछ हुआ। रियलाइजेशन का खर्चा कितना हुआ? फर्म ने कितना रीइंबर्स किया अमृत को? तो मुझे एक बात बताओ कि मेरा फर्म का खर्चा कितना हुआ? खाली 10, क्योंकि फर्म उतना ही रीइंबर्स कर रही है। तो और द फर्म हैड अग्रीड विद अमृत टू रीइंबर्स हिम हाउ मच? 10,000। तो फोर्थ एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू अमृत। अमृत पार्टनर है ना? $10,000। इज दैट क्लियर? एक्स और वाई है गधो पार्टनर, कहाँ है अमृत पार्टनर? द फर्म हैड अग्रीड विद अमृत, अमृत का कुछ दिया हुआ है? एक्स और वाई है पार्टनर। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन में ये अमृत नहीं है, ये क्या है? एक्स कैपिटल अकाउंट। अमृत आई थिंक पुरानी बुक में था, तो फिर इसके अंदर लिखूंगा मैं एक्स कैपिटल अकाउंट 10,000। इज दैट क्लियर? चलिए अगली एंट्री, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में क्या था? 10,000। और कुछ है क्या? तो क्या है ये? अच्छा, वॉज पेड। तो वही सोचो ना, करूँ क्या? रियलाइजेशन टू बैंक कितना? 10,000। 10,000। Z, a debtor whose account of 6,000 was written off as bad debt earlier, paid 60% of the amount. ठीक है ना, अपने को क्या मतलब? 60% पे किया मतलब पैसा आया। रियलाइज सॉरी कैश, कैश है ना, क्या बैंक है? कैश अकाउंट डेबिट कितना? कितना परसेंट पे किया? 60% ऑफ 6,000 इज 3,600 डेबिट, 3,600 क्रेडिट। इज दैट क्लियर? अगला, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000, रियलाइज एट 150%। तो इजी है। कैश टू रियलाइजेशन कितना अमाउंट लिखोगे? 15,000 और 15,000। सर 15,000 क्यों? क्योंकि 10,000 का 150% कितना होता है? 15,000। क्या चीज क्लियर? एंड लास्ट, रियलाइज का मतलब क्या? और क्या करेंगे? और क्या ऑप्शन हो तो बता ब्रो। थर्ड स्टेप में सिर्फ 3 ही लेजर है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक। 15,000, 10,000 का 150%। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना था? द फर्म अग्रीड विद कृष्णा अ पार्टनर टू रीइंबर्स हिम अप टू हाउ मच? तो भाई कितना फर्म का खर्चा हुआ? और कृष्णा कौन है भाई? अब क्या लिखा है तुम्हारे में? चेक करो ना बुक में भाई। वो बोल रही है भाई होगा, अरे तुम्हें थोड़ी गैस करना है। रियलाइजेशन टू वाइज कैपिटल कितना? इज दैट क्लियर? समझ गए? ओके गाइस, सो वी आर डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। हम डायरेक्टली करेंगे। There was an old furniture of the firm which had been written off as completely in the books. This was sold for
3000। भाई कुछ भी हो, फ़ायदा हुआ तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बताइए, डेबिट, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने अमाउंट से बताइए, 3000 डेबिट और 3000 क्रेडिट। क्लियर। सेकेंड, आशीष एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ 1000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैट इन द प्रीवियस ईयर। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कितना पे किया उसने, 60%। फ़ायदा हुआ ना, पैसा आया बैंक टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट बताइए, 600 डेबिट 600 क्रेडिट। तीसरी एंट्री, पारस अग्री टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रिकॉर्ड किया हो या नहीं रिकॉर्ड, बिकॉज स्टेप नंबर 3 में जो मिला वो फायदा, जो गया वो नुकसान। अट अ वैल्यूएशन ऑफ हाउ मच, 30,000। तो फायदा हुआ 30,000 का, और किससे लेना है ये बताइए, पारस जो कि पार्टनर है, आई एज्यूम। हाँ, क्या इट इज क्लियर। ये 30,000 डेबिट और ये 30,000 क्रेडिट। There was an old typewriter which was written off completely from the books. It was estimated to realize how much? कितना रियलाइज होने वाला है, बैंक टू रियलाइजेशन कितना, 400। देखो ना डी की एंट्री यही है। एक सेकेंड, चलो। पारस अग्री टू टेक फर्म्स गुडविल एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000। नहीं ये नहीं, फोर्थ क्वेश्चन में ना चेंज, 400 का था, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400। इसके आगे लिखा हुआ है इट वॉज टेकन बाई प्रिया। कौन ले गया इसमें, प्रिया ले गई, कितने में, अट एन एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%। मतलब 400 का 25% कम, मतलब 300। तो कौन ले गया, प्रिया ले गई। तो डी की एंट्री होगी, प्रियास कैपिटल टू रियलाइजेशन 300। ई देर वॉज, ई में भी कुछ चेंजेस है, पूरा टेक्स्ट बुक से पढ़ लेते छोड़ो। देर वॉज 100 शेयर्स ऑफ 10 each in Star Limited acquired at a cost of 2,000 which are written off completely from the books. These shares are valued at 6 and divided amongst the partner in their profit sharing ratio. अब गाइस ये स्टार लिमिटेड के कुछ 100 शेयर्स थे, मतलब हमने इन्वेस्ट किए थे। दिस शेयर्स आर वैल्यूड एट 6 एंड डिवाइडेड अमॉन्ग्स द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से सुनो, क्या हुआ, हमें फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ बताइए, 6 इंटू 100 कितना फायदा हुआ बताइए, टू रियलाइजेशन कितना फायदा हुआ, 600। अब ये पैसा क्या बैंक से आया, नहीं, ये बोल रहे कि ये पैसा जो है वो कौन ले गए बताइए, ये जो शेयर्स है पारस और प्रिया ले गए। क्या रेशियो में ले गए, इक्वली। तो पारस कैपिटल अकाउंट 300, और दूसरा क्या होगा बताइए, दूसरा कौन है, तो प्रियास कैपिटल अकाउंट वो भी 300। सर ये एंट्री समझ आ गई, 600 का ले गए तो फायदा हुआ 600 का, ले कौन गए, पैसा नहीं आया, पार्टनर्स ले गए। दो ही ऑप्शन हो सकता है ना, या तो पार्टनर ले जाएंगे या तो पैसा आएगा, तो इसमें कौन हो गए, पार्टनर्स ले गए। तो पार्टनर्स को मैंने क्या कर दिया, डेबिट। अरे 2,000 रुपये का वैल्यूएशन था, राइट ऑफ कर दिया, अब 600 मिल गए, छोड़ना कहानी, क्या मिला वो देख। और दो ही एंट्री है, या तो बैंक या तो पार्टनर्स, सिंपल। इज दैट क्लियर गाइस, समझ आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्या टाइम हुआ है गाइस, ठीक है, तो 14 तुम अभी करो, करो करो।